तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में। तो दोस्तों, अपन निकले थे जैसलमेर की हवेलियों के सफर में और इसी श्रृंखला के अंतर्गत अपन ने पिछले वीडियो में सालिम सिंह की जो हवेली है उसकी यात्रा की थी। और इसी श्रृंखला में आज अपन जो जैसलमेर की जो सबसे सुंदर हवेली जिसको माना जाता है पटवा हवेली, उसकी अपन यात्रा करने वाले हैं। देखिए, ये जो पटवा हवेली है ये एक हवेली नहीं है बल्कि 5 हवेलियों का समूह है। और ये 5 हवेलियां यहाँ पे क्यों है इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। अब ये जो पटवा हवेली है ये अपनी वास्तुकला के लिए, अपनी सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन साथ में इसकी जो सबसे मुख्य बात है इस हवेली की, वो इस हवेली का इतिहास है। और इस हवेली के इतिहास को जानना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन इसके इतिहास के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन हवेली के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो हवेली है ये राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है और पीले बलुआ पत्थरों से बनी हुई हवेली है। इस हवेली को जब अपन दूर से देखते हैं तो दूर से देखने पे ये जो हवेली है ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये लकड़ी से बनाई गई हवेली है, लेकिन वास्तव में ये लकड़ी से बनी हुई हवेली नहीं है। जैसलमेर में पाए जाने वाले पीले बलुआ पत्थरों से बनी हुई हवेली। जैसा कि मैंने आपको अधिकांशतः बताया है कि जैसलमेर जो राज्य था पहले, यहाँ पे जो पुराने भवन है उन भवनों का निर्माण अधिकांशतः इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा किया गया था। इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बहुत बार बताया है। देखिए, ये जो पटवा हवेली है इसको जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली माना जाता है। और सबसे बड़ी हवेली होने का मुख्य कारण इसका यही है कि ये जो हवेली है ये 5 हवेलियों का एक समूह है और ये जो 5 हवेलियां हैं ये मिलकर के पटवा हवेली बनाते हैं। वर्तमान समय में ये जो हवेली है ये संग्रहालय के रूप में या फिर म्यूजियम के रूप में विद्यमान है। हालांकि इस हवेली के कुछ भागों में आज भी जो पटवा परिवार के जो वंशज है वो रहते हैं, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है वो संग्रहालय के रूप में यूज में लिया जाता है। अब जो हवेली है इसके जो बाहरी दीवारें हैं उन बाहरी दीवारों पे जो नक्काशी का कार्य किया गया है वो बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है और बहुत ही बारीकी से कार्य किया गया है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस हवेली के प्रत्येक हिस्से को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि आप इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि इस हवेली के निर्माण में लगभग 55 से 60 साल का समय लगा था। इस हवेली का जो निर्माण कार्य है वो साल 1805 में शुरू हुआ था और लगभग 1860 के आसपास जाकर के इस हवेली का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण हुआ था। अब इन हवेलियों के अंदर का जो हिस्सा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, हवेलियां हैं इनका जो निर्माण है वो पुराने समय में सेठ लोग यानी जो धनवान लोग होते थे उनके द्वारा करवाया जाता था अपने निज निवास स्थान के लिए, यानी स्वयं के रहने के लिए हवेलियों का निर्माण करवाया जाता था। चूंकि ये जो सेठ होते थे ये बहुत ज्यादा धनवान होते थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते थे। इसी कारण से वर्तमान समय में भी इन हवेलियों में उस समय की यानी पुराने समय की जिस समय पे इन हवेलियों का निर्माण करवाया गया था उस समय की जो लग्जरी है, उस समय की जो भव्यता है वो दिखाई पड़ती है। ये जो पटवा हवेलियां हैं इनके जो मुख्य कमरे हैं इन कमरों में कांच का कार्य किया गया था, यानी इन कमरों की जो दीवारें हैं और इन कमरों की जो छत है उन छत पे जो कांच है उनकी नक्काशी की गई थी। और पुराने समय के आप जितने भी लग्जरी भवन या फिर कमरे देखते हैं उन सभी में जो कांच का कार्य है वो बहुत ही सुंदरता के साथ किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय पे बिजली वगैरह होती नहीं थी, तो उस कमरे में दीपक जला करके रखा जाता था और उस दीपक का जो प्रकाश है वो इन दीवारों पे और छतों पे लगे कांच के माध्यम से परावर्तित होता था। और इसी परावर्तन के कारण से क्या होता था कि वो जो पूरा कमरा है वो प्रकाशमय हो जाता था। इस वजह से इस कांच के कार्य करवाने के 2 फायदे होते थे। पहला तो कि रात्रि के समय में प्रकाश की उपलब्धता वहां पे हो जाती थी और दूसरा, देखने में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते थे। क्योंकि ये जो पटवा हवेली है ये वर्तमान समय में संग्रहालय है या फिर म्यूजियम के रूप में स्थापित है, तो इस कारण से यहाँ पे पुराने समय की जो पेंटिंग्स है, भित्ति चित्र जो हैं वो रखे गए हैं। साथ ही में ये जो सेठ लोग हैं ये उस समय पे अपनी दैनिक दिनचर्या में जो चीजें यूज में लिया करते थे वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे संग्रहित करके रखी गई हैं। और इनमें से लगभग जो सारी वस्तुएं हैं ये उस समय की जो लग्जरी है या फिर भव्यता है उसको प्रदर्शित करती हैं। और इन वस्तुओं में जो सबसे मुख्य है वो है उस समय की जो तिजोरियां हुआ करती थी, जिनमें ये जो सेठ लोग हैं ये अपना धन वगैरह संचित करके रखा करते थे। वो तिजोरियां आज के समय में भी इस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इन तिजोरियों को सुरक्षित रखने के लिए उस समय पे जिन तालों का उपयोग किया जाता था और इन तालों को खोलने के लिए जिन चाबियों का उपयोग किया जाता था उन सभी तालों और चाबियों को वर्तमान समय में भी यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है। इस संग्रहालय में उस समय की जो पगड़ियां हैं उन पगड़ियों को भी संग्रहित करके रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे जो पुराने समय के जो नोट हैं और पुराने समय के जो सिक्के हैं वो सिक्के और नोट भी यहाँ पे रखे गए हैं, जिनमें जोधपुर रियासत के जो नोट हैं वो रखे गए हैं, जैसलमेर रियासत के जो नोट थे वो रखे गए हैं और मेवाड़ रियासत है उसके नोट और सिक्के हैं उनको संग्रहित करके यहाँ पे रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे जो पुराने समय के जो टेप रिकॉर्डर हैं जिनको संगीत सुनने के लिए काम में लिया जाता था वो भी यहाँ पे संग्रहित करके रखे गए हैं।
ये जो हवेली है इसमें ट्रेवलिंग टेम्पल भी है। ट्रेवलिंग टेम्पल का अर्थ यहाँ पे ये है कि पुराने समय में ये जो पटवा थे ये व्यापारी हुआ करते थे और व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए ये बैलगाड़ी या फिर ऊंट गाड़ी का उपयोग किया करते थे। तो इस समय पे इनके रुकने या ठहरने के लिए कोई विशेष ठिकाना नहीं हुआ करता था, तो ये अपने साथ में एक मंदिर रखा करते थे। कहने का मतलब है ये विशेष तौर पे एक ऊंट गाड़ी या फिर बैलगाड़ी पे एक मंदिर की स्थापना किया करते थे और वो जो मंदिर है वो इनके साथ में ही रहता था। और इस प्रकार से ये जो मंदिर है ये व्यापार के समय में जब ये लोग व्यापार करने के लिए घूमते थे तो उसी समय में ये इनके साथ रहा करता था और जब भी इनका आराधना या फिर पूजा वगैरह का समय हुआ करता था तो ये वहीं पे ही अपने जो देव हैं उनकी पूजा कर लिया करते थे। हालांकि वर्तमान समय में ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये खत्म हो गई हैं। इस कारण से ये जो पटवा व्यापारी हैं ये उस समय पे जिस मंदिर को अपने साथ लेकर चला करते थे उस मंदिर को वर्तमान समय में इन्हीं की हवेली में संग्रहित करके रखा गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पटवा है ये जैन व्यापारी हुआ करते थे, तो ये अपने जो जैन तीर्थंकर है उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। ये जो 5 हवेलियों का समूह है, इन हवेलियों में लगभग 60 बालकोनियां हैं और प्रत्येक बालकोनी में अलग अलग प्रकार की नक्काशी की गई है। बहुत ही सुंदर नक्काशी का कार्य यहाँ पे किया गया है। अब इन हवेलियों की बालकोनियां या फिर इन पूरी हवेलियों में जो नक्काशी का कार्य है वो इतना जटिल कार्य किया गया है, जब अपन इनको देखते हैं तो मतलब एकदम आश्चर्य होता है कि उस समय पे बिना मशीनों से केवल हाथों से ऐसी कारीगरी करना संभव कैसे है। और इस प्रकार से अपन इन जटिल नक्काशियों और इन जटिल कारीगरी को देख करके उस समय के जो कारीगर हैं उनके हुनर का और उनकी कार्य कुशलता का अंदाजा अपन आसानी से लगा सकते हैं कि उनकी क्या लेवल की योग्यता थी और किस लेवल की वो कारीगरी कर सकते थे और अपने काम में वो कितने दक्ष थे। और जब भी आप जैसलमेर जाएं तो पटवा हवेली के भ्रमण के लिए जरूर जाएं और उस समय की जो संस्कृति है और उस समय की जो वास्तुकला है उसको अनुभव करने का प्रयास जरूर से करें। तो ये तो थी जो पटवा हवेली है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब अपन बात करेंगे ये जो पटवा हवेली है जिन्होंने इस हवेली का निर्माण करवाया था उनके बारे में अपन थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। तो बात शुरू होती है 18वीं शताब्दी के शुरुआत में, जब इन हवेलियों का निर्माण करवाने वाले जो सेठ थे वो पटवा ना होकर के बाफना हुआ करते थे। यानी ये जो परिवार है ये बाफना परिवार हुआ करता था। पटवा इन बाफना परिवार की उपाधि हुआ करती थी, यानी इनका जो गोत्र था वो बाफना हुआ करता था। बाद में जैसलमेर के जो महारावल हैं उनके द्वारा इन बाफना परिवार को पटवा की उपाधि दी गई थी। ये पटवा की उपाधि क्यों दी गई थी इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए इस बाफना परिवार से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी ये है। बात उस समय की है जब ये बाफना परिवार है ये जैसलमेर में रहा करते थे और जैसलमेर में ये अपना व्यापार है वो स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ पे एक जैन मंदिर के जो पुजारी हैं वो इनको सलाह देते हैं कि यहाँ पे जैसलमेर में इनका जो व्यवसाय है वो आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी इनका जो व्यवसाय है उसका जो भविष्य है वो यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। अगर ये जैसलमेर को छोड़ करके चले जाएं और बाहर जाकर के कहीं पे अपना व्यापार स्थापित करें तो वहां पे इनका जो व्यापार है वो सफल होगा। तो उन जैन पुजारी की सलाह मान करके ये जो बाफना परिवार है ये जैसलमेर को छोड़ के चले गए और इन्होंने बाहर जाकर के अपना जो व्यापार है वो प्रारंभ किया। और इसके बाद में ये जो बाफना है ये अपने व्यापार में बहुत ही ज्यादा सफल हुए। इनका जो व्यवसाय था, इनका जो व्यापार था, इनका जो बिजनेस था वो कितना सफल था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो बाफना परिवार है ये जैसलमेर जो राज्य है तथा आसपास के जो राज्य थे तथा आसपास के जो छोटे मोटे राज्य थे उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया करता था। कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा पैसे वाले बन गए थे। अब ये जो बाफना है इनके उस समय पे बहुत सारे व्यापार हुआ करते थे, बहुत सारे व्यवसाय इनके हुआ करते थे जिनमें कपास, मक्खन, मसाले, सोने चांदी का व्यापार तथा अफीम का जो व्यापार है वो ये लोग किया करते थे। उस समय पे जो अफीम का जो व्यापार करना था वो लीगल हुआ करता था और इतने सारे व्यवसाय होने की वजह से ही संपूर्ण एशिया में इनके लगभग 350 से अधिक कार्यालय हुआ करते थे। उस समय पे कार्यालय यानी इनके जो दुकानें हैं या फिर प्रतिष्ठान वगैरह हैं वो 350 से ज्यादा प्रतिष्ठान इनके संपूर्ण एशिया में हुआ करते थे। इनमें मुख्य क्षेत्र थे अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, चाइना, रंगून जिसको वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है और साथ में भारत भी। जो पटवा हवेली है इसको ब्रोकेड व्यापारियों की हवेली भी कहा जाता है या फिर हवेली ऑफ ब्रोकेड मर्चेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बाफना है ये महिलाओं की पोशाकों के लिए सोने तथा चांदी के जो धागे होते थे उनका व्यापार भी ये किया करते थे। इसी कारण से इस हवेली को हवेली ऑफ ब्रोकेड मर्चेंट्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो बाफना परिवार है इनकी जो उपाधि है वो पटवा कैसे पड़ी।
देखिए, जो बाफना परिवार है, इनके जो व्यवसाय थे, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। उसी प्रकार से ये एक काम और किया करते थे। ये जो बाफना है, ये सोने चांदी के धागों को या फिर सोने चांदी के तारों को कपड़ों में गूंथने का कार्य भी किया करते थे और इस कार्य को पटवाई के नाम से जाना जाता है। और इसी कार्य को करने के कारण से जो जैसलमेर के जो महारावल हैं, इन्होंने इनको पाटवी की उपाधि या फिर पटवा की उपाधि प्रदान की थी और इसके बाद से ही इन बाफना परिवार को पटवा परिवार के नाम से जाना जाने लगा। यानी ये जो बाफना है, ये इनका गोत्र था और इनकी जो उपाधि थी वो पटवा थी, जो आगे चल करके इतनी प्रसिद्ध हुई कि इस पूरे परिवार को पटवा परिवार के नाम से जाना जाने लगा। अब बात आती है साल 1805 में। इस समय पे जो पूरा व्यापार कार्य है वो संभाल रहे थे गुमान चंद जी पटवा या फिर गुमान चंद जी बाफना। जो गुमान चंद जी हैं, ये आभूषणों के और सोने चांदी के प्रसिद्ध व्यापारी हुआ करते थे। अब ये गुमान चंद जी हैं, ये 1805 में अपने 5 पुत्रों के लिए हवेलियों का निर्माण शुरू करवाते हैं। अभी इनके जो 5 बेटे थे, इनमें जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था बहादुर मल जी बाफना। फिर आते हैं सवाई राम जी बाफना, उसके बाद में आते हैं मगनी राम जी बाफना, उसके बाद में आते हैं जोहराव मल जी बाफना और सबसे अंतिम में आते हैं प्रताप चंद जी बाफना। अब इनके जो सबसे छोटे बेटे हैं प्रताप चंद जी बाफना, ये जैसलमेर में एक जगह पड़ती है अमर सागर, वहां पे ये एक जैन मंदिर का निर्माण करवाते हैं और ये बहुत ही सुंदर जैन मंदिर है। अभी जो पटवा परिवार है या फिर बाफना परिवार है, ये उस समय पे अपनी कितनी राजनीतिक पहुंच रखता था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेठ गुमान चंद जी के जो पुत्र हैं जोरावर मल जी बाफना, ये उस समय पे जो जैसलमेर राज्य है, बीकानेर राज्य है, जोधपुर राज्य है, मेवाड़ राज्य है, होलकर राज्य है, इन राज्यों की सरकारों तथा ब्रिटिश जो सरकार थी उनके मध्य राजनीतिक संबंध स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के परिवार में एक सदस्य थे जिनका नाम था राय बहादुर श्रीमल जी। ये एक समय में जो होलकर राज्य है वहां के प्रधानमंत्री भी रहे थे, या फिर मैं ये कहूं कि ये वहां के दीवान भी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय संघ के एम्बेसडर यानी भारतीय राजदूत भी थे और साथ ही में जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें महात्मा गांधी के साथ ये भारतीय प्रतिनिधि भी थे। इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी और साथ ही में इनको सर सिरेमल बाफना के नाम से जाना जाने लगा था। वर्तमान समय में गुमान चंद जी बाफना के जो परपोते हैं शेख आयदान जी बाफना, उनका जो परिवार है तो इस हवेली परिसर की जो तीसरी हवेली है, थर्ड हवेली है, उसमें निवास कर रहा है तथा हवेली की जो जिम्मेदारी है वो भी यही संभाल रहे हैं। वर्तमान समय में ये जो हवेलियां हैं ये सरकारी म्यूजियम तथा निजी संग्रहालय तथा कुछ हद तक इस परिवार के स्वामित्व में है। आशा करता हूं कि आपको ये जो यात्रा है ये पसंद आई होगी, जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी जैसलमेर यात्रा के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।